आज हम लोग कक्षा 9 का मोमेंट्स का यूनिट 4 का एक छोटा सा कहानी जिसका नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इस कहानी के बारे में आज हम लोग विस्तार पूर्वक डिस्कस करने वाले हैं। पूरा समझिए और इसके लिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए, जैसा कि चैप्टर का नाम हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी बेवकूफ़ों की नगरी, बेवकूफ़ों की साम्राज्य और मूर्खों की नगरी हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे राजा से लेकर के प्रजा दोनों का दोनों महाबेवकूफ़ है और यहाँ पे प्रजा को कम, हम राजा को ज़्यादा बेवकूफ़ मानते हैं। आइए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। और ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए प्लीज़ वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, कहानी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु और एक चेला चलते चलते उन लोग एक ऐसे गांव में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे सिटी में पहुंच जाते हैं, एक ऐसे नगर में पहुंच जाते हैं जहां पे बहुत ही हर कुछ अजीब सा देखने को मिलता है। क्योंकि जब उन लोग पहुंचते हैं तब वहां दिन का समय होता है और दिन में एज यूजुअल हम लोग दूसरी जगह बात करें तो सब लोग काम करते हैं, दुकान सारी खुली रहती है, लेकिन वहाँ पे सारी दुकानें बंद थी और सारे लोग सोए हुए थे। और राजा और गुरु और उसका चेला जब पूरे गांव में इधर उधर भटकते हैं लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता है तो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है, दोनों को बहुत जोर से भूख लग जाता है और शाम होते ही गांव की सारी दुकानें खुलने लगती है और अगल बगल जितने सारे लोग थे सब लोग जगने लगते हैं और अपना खेत में काम करने लगते हैं, बिजनेस का काम करने लगते हैं। ये देखकर गुरु और चेला बहुत ही सरप्राइज होते हैं। किसी तरह शाम में दुकान खुलने के बाद उन लोग चावल, आटा, बनाना वगैरह खरीद करके और खाना बनाते हैं और खाते हैं। जब वो खरीदने जाते हैं तो वहाँ एक और ही अजनबी सा चीज़ देखने को मिलता है और वो है डुडू। मीन्स वहाँ पे एक सिंगल डुडू में आपको जो चाहिए होता है हर कुछ वहाँ पे अवेलेबल होती है। अब गुरु और उसका चेला बहुत ही खुश होता है कि हर कुछ सिंगल डुडू में कैसे हो सकता है, लेकिन गुरु था थोड़ा चालाक। गुरु को लगता है आखिर कुछ तो बात यहाँ ज़रूर है कि हर कुछ सिंगल डुडू में है, यानी यहाँ का राजा ही बेवकूफ़ है, हर कुछ एक सिंगल डुडू में कैसे मिल सकता है। और वह अपना चेला को बोलता है ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है, इन लोग कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, चलो यहाँ से हम लोग निकलते हैं। चेला थोड़ा सा लालची किस्म का रहता है। वह बोलता है गुरुजी आपको जहाँ जाना है आप जाइए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। गुरु वहाँ से चल देता है लेकिन उसका चेला वहीं रह जाता है। अब एक बार की बात है, एक दिन में एक अमीर व्यापारी के घर में चोरी हो जाता है और चोर दीवार तोड़ के घुसता है और उसका दीवार चोर पर गिर जाता है। लूट करके जब आ रहा होता है तो चोर पर दीवार गिर जाता है और वहाँ पे चोर का ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जब चोर मर जाता है तो चोर के भाई ने राजा के पास आके कंप्लेंट दर्ज कराता है कि राजा साहब मेरे भाई ने चोरी करने गया था और मेरा भाई चोरी करने गया था तो दीवार उस पे गिर गया और वह मर गया। तो राजा साहब ने कहता है कि बताओ तुम्हारा भाई किसके यहाँ चोरी करने के लिए गया था। वह एड्रेस बताता है, बोलता बुलाओ घर के मालिक को कि कैसा दीवार बनाया कि उसका दीवार टूट गया और जिसके कारण तुम्हारा भाई का मौत हो गया। अब चोर का भाई जाता है और वो अमीर व्यापारी को बुला करके लाता है। अमीर व्यापारी आता है और कहता है राजा साहब फरमाइए मेरी क्या गलती है, क्या बोल रहे थे। राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारे घर में चोरी हुई है। तो अमीर व्यापारी बोलता हाँ हुई है। बोलता है कि तुम कैसा दीवार बनाते हो। राजा साहब कहते हैं तुम कैसा दीवार बनाया कि तुम्हारी दीवार के कारण, गिरने के कारण एक चोर की मौत हो गई और इसका तुमको फैमिली का जुर्माना देना पड़ेगा। अब ये बात सुन करके शौक हो जाता है अमीर व्यापारी बोलता है ये मेरे पापा के समय का ही दीवार था और ये दीवार
बनाने में मेरी कोई गलती नहीं है। ये दीवार जिसने बनाया उस मिस्त्री का गलती है, मेरे इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा बोलता है कि बुलाओ उस मिस्त्री को जिसने ये दीवार बनाई थी। अब वो मिस्त्री आता है राजा के दरबार में। मिस्त्री बोलता है, बताइए राजा साहब, क्या आपकी आज्ञा है। तब राजा साहब बोलते हैं, तुमने कैसी दीवार बनाई कि तुमने एक दीवार के कारण, इस खराब दीवार के कारण तुमने एक आदमी की मर्डर कर दी है, इसके कारण तुमको फांसी की सज़ा होगी। अब वो आदमी, वो मिस्त्री शौक हो जाता है। मिस्त्री बोलता है, महाराज साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब मैं दीवार बना रहा था तब एक नाचने वाली लड़की, एक डांसिंग गर्ल रास्ते में नीचे ऊपर हो रही थी, आ जा रही थी, जिसके कारण उसका घुंघरू, पैर का घुंघरू का आवाज़ के कारण मेरा सारा ध्यान उसी पे अटका रहता था और मैं अच्छे से दीवार नहीं बना पाया। इसलिए मेरी गलती नहीं है, गलती उस लड़की की है जिसने मेरा ध्यान को भटकाया है। अब वो लड़की चूँकि बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी उसका घर जाता है और उसको उठा करके लाया जाता है। जब वो लड़की को लाया जाता है और लड़की से पूछा जाता है कि तुम रास्ते में इधर उधर क्यों भटक रही थी, कहाँ जा रही थी, जिसके कारण इसका दिमाग खराब हो गया, इसका दिमाग भटक गया और ये खराब दीवार को निर्माण किया है। लड़की बोलती है, हाँ राजा साहब, यह मैं मानती हूँ कि मैं जब दीवार बन रहा था तब इधर उधर घूम फिर करती थी, लेकिन इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तो राजा साहब बोलता, बताओ किसकी गलती फिर। तो वो लड़की बोलती है कि सोने की दुकान में, ज्वेलरी की दुकान में कुछ मैंने सामान को ऑर्डर दी थी, जिसके कारण कुछ ज्वेलरी नहीं बना दिए थे, इसलिए बार बार हम उसके घर आना जाना कर रहे थे। अब उस सोने का दुकान को, सोनार वाले को बुलाया जाता है और बोला जाता है कि बताओ तुम्हारी क्या गलती है। बोला जाता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है और तुम्हारे कारण एक चोर का जान चला गया, तुमको इसका फैमिली का जुर्माना देना पड़ेगा। अब वह सोनार वाला बोलता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब मैं इस लड़की को इसलिए घुमा रहा था क्योंकि एक अमीर व्यापारी के घर से ऑफर आया था, एक अमीर व्यापारी घर से ऑर्डर आया था कि आप मेरा ज्वेलरी बना दीजिए, जिसके कारण मैं उसके ज्वेलरी बनाने के कारण मैं इसका ज्वेलरी नहीं बना पा रहा था, इसलिए बार बार लड़की घूम फिर रही थी। अब दोबारा केस वहीं पे हो जाता है। जिस अमीर घर में चोरी होता है वो अमीर व्यापारी कोई और नहीं है, जिसके घर में चोरी होता है वही वह अमीर व्यापारी रहता है। अब केस घूम जाता है, फिर से वहीं पे एक राउंड सर्कल हो जाता है कि अमीर व्यापारी के घर में चोरी हुआ। अब फिर वो खोजा मिस्त्री को, मिस्त्री खोजा डांसिंग गर्ल को, डांसिंग गर्ल खोजी ज्वेलरी को, और ज्वेलरी फिर खोजा, ज्वेलरी मेकर खोज दिया फिर से अमीर व्यापारी को। अब क्या होता है, एक फांसी का फंदा तैयार किया जाता है। वह बोलता है, उसका बेटा, व्यापारी का बेटा रहता है क्योंकि व्यापारी मर चुका होता है। व्यापारी का बेटा बोलता है कि मैं फांसी में नहीं झूलूंगा क्योंकि मेरे पापा का गलती था और वो डेथ कर गए, इसलिए मैं फांसी में नहीं झूलूंगा। फिर भी राजा का ऑर्डर उसे मानना होता है, लेकिन फांसी का फंदा बड़ा हो जाता है और उसका बेटा जो रिच मर्चेंट है उसका गला का साइज बहुत ही पतला रहता है। और इस बात से अब राजा बोलता है, तुम्हारे साइज का फंदा नहीं है, इस गांव में, इस नगर में जो सबसे मोटा आदमी है इस फंदे का साइज का है, उसको खोज के लाओ और उसको इस फांसी के फंदे में झुलाया जाए। उसके प्रजा, उसके नौकर लोग, राजा के नौकर लोग जाते हैं और खोजते खोजते तब तक एक जगह चेला जो आराम से खा रहा था अब चेला के पास जाता है और चेला को उठा के ले आता है। चेला बोलता है कि राजा साहब मेरी क्या गलती है। तो राजा बोलते हैं, इस फांसी के फंदे का साइज तुम्हारे गला के साइज का है, इसलिए फांसी का फंदा में तुमको लटकाया जाएगा। वह चेला को जैसे ही फांसी के फंदे में लटकाना चाहता है, चेला बोलता है, मैं एक बार अपने गुरु से मिलना चाहता हूँ। वो कहना ही चाहता है, लेकिन उसका गुरु जो थे वो पास्ट को, फ्यूचर को, हर कुछ देख रहे थे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को देखते हैं। गुरु आते हैं इसके पास और इसके पास आके बोलते हैं, मैंने तुम्हें, कान में फुसफुसा बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था कि यहाँ पे मत देखो, इन लोग कभी भी कुछ कर सकता है, फंस गया ना आज तुम। अब वो कान में, चेला का कान में फुसफुसाता है और अब चेला को डांटना स्टार्ट कर देता है। बोलता है कि फांसी का फंदा में तुमको झूलने का कोई ज़रूरत नहीं है, फांसी का फंदा में हम झूलेंगे। अब
फांसी का फंदा में झूलने के लिए दोनों लड़ने लगते हैं, गुरु और चेला। इस बात से राजा आश्चर्यचकित होकर राजा पूछते हैं कि तुम लोग फांसी के फंदा में झूलने के लिए इतना लड़ाई क्यों कर रहे हो। तब गुरु कहता है हम सब कुछ नहीं जानते, हमको फांसी का फंदा में झूलना है। अब जब जैसे ही ये सारे लड़ाई हो ही रहता है तो राजा बोलता है बताओ क्या रहस्य है इस फांसी के फंदे में। तब गुरु बताता है कि ये जो फांसी का फंदा है ये इसका रहस्य हम तभी बताएंगे जब हमको प्रॉमिस कीजिए कि आप हम आपको बता देते हैं इसका रहस्य, तो आप हमको फांसी के फंदे में झूलने दीजिएगा। राजा प्रॉमिस करता है। तब जा कर के गुरु बताता है कि इस फांसी के फंदे में सबसे पहले जो झूलेगा वो दोबारा इस देश का राजा बनेगा अगले जन्म में, और जो दूसरी बार झूलेगा वह इस देश का मंत्री बनेगा। यह सोचकर राजा सोच में पड़ जाता है। राजा बोलता है चलो तुमको फांसी में तो झूलने तो देंगे, लेकिन एक दिन के लिए फांसी का सज़ा रोक दी जाती है और ये फांसी का सज़ा अगले दिन होगी। और रात में उसी रात राजा ने फांसी चढ़ाने वाले लोग को ऑर्डर दे देता है कि दोनों को छोड़ दिया जाए और रात में जो इंसान आएगा उसको झुला दीजिएगा आप लोग। और राजा सबसे पहले झूल जाता है और अगला दिन जैसे ही सब लोग प्रजा लोग देखते हैं कि राजा फांसी में झूल के मर गया है, तब सारे प्रजा लोग हैरान हो जाते हैं और उन लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं, सारे प्रजा लोग नौकर लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं गुरु और चेला को कि आप लोग इस देश का राजा और मंत्री बन जाइए। तब गुरु तो नहीं मानता है लेकिन चेला तो रेडी हो जाता है। फिर भी गांव के प्रजा और नौकरों को रिक्वेस्ट करने के बाद गुरु रेडी हो जाता है, लेकिन गुरु कहता है कि मैं सारे पुराने नियम को तोड़ दूंगा और ना ही पहले यहाँ पे सिंगल रूम में सब कुछ मिलने प्रोवाइड करूँगा, और ना ही यहाँ पे दिन को रात और रात को दिन में कहने दूंगा, बल्कि जो जैसा है दिन दिन रहेगा और रात रात रहेगा। और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।